नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हेली सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस हर बार किसी न किसी विवादों की वजह से सुर्खियों में रहती है। वहीं इस बार शहर के गोलापार स्थित स्टेडियम के समीप बनाए गए हेलीपैड में इसका एक और उदाहरण सामने आया है। यहाँ दो व्यक्ति खुद को इंचार्ज बता रहे हैं, जबकि प्रबंधन का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद न रहने की वजह से पहले कार्य कर रहे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि दूसरा कर्मी नशे में टल्ली मिला और सवाल पूछने पर खुद को धामी का करीबी बताकर डराने धमकाने लगा। पूरा मामला सुबह लगभग 11:30 बजे का है, जब रिपोर्टर अपनी कवरेज के लिए हेलीपैड पहुंचा। यहाँ पर एक कक्ष में बैठा शख्स नशे में इस कदर चूर था कि ना तो वो सही से खड़ा हो पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था। हेलीपैड सेवा से संबंधित सवाल पूछने पर वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। काफी कोशिश के बाद वह किस पद पर कार्यरत है पूछने पर खुद का नाम अनिल उप्रेती बताते हुए खुद को इंचार्ज बताने लगा और सीएम धामी का करीबी बताकर धौंस झाड़ने लगा। इधर कुछ देर बाद दूसरा कर्मी एसके झा, जो पहले बतौर इंचार्ज कार्यरत था, कुछ देर बाद मौके पर पहुंचा और खुद को असली इंचार्ज बताने लगा। इस सवाल पर कि दोनों में से कौन असली इंचार्ज है तो पूछने पर पता चला कि पहले इंचार्ज एसके झा को नवंबर माह में ही निष्कासित किया जा चुका है, जिसका प्रमाण मौजूदा कर्मी अनिल ने कंपनी की तरफ से जारी पत्र दिखाया। वहीं इस बात की तस्दीक के लिए कि दोनों में से आखिरकार कौन असली इंचार्ज है, जब देहरादून स्थित पवन हंस कंपनी के जीएम सरबजीत सिंह और एचआर ज्ञान प्रकाश को फोन किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसके झा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वर्तमान में अनिल उप्रेती ही इंचार्ज हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में न तो वहां ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी को ही पता है और न ही प्रबंधन को कि आखिर कौन सा कर्मचारी ऑन ड्यूटी है और कौन निलंबित। देखिए, पवन हंस एक कंपनी है और कंपनी के एम्प्लॉई वो है व्यक्ति या नहीं है, इसके बारे में कंपनी ही बेहतर बता पाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ हेलीपोर्ट के अंदर या हेलीपैड के अंदर अगर कोई नशे की हालत में पाया जाता है या उसके किसी कृत्य से कोई सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ये देखना निश्चित रूप से हमारा काम है और उस पर कार्रवाई करना भी हमारा काम है। तो इसके संबंध में अभी नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा जा रहा है और उनसे जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगर ये पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ये संज्ञान में लाया गया है कि पवन हंस का जो व्यावसायिक हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाती हैं उसके कोई कर्मचारी हैं जो कि नशे की हालत में बेसुध हैं। मेरे द्वारा अभी नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा जा रहा है और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कंपनी को लिखा जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी मरीजों को अस्पताल में ही मुफ्त में दवा देने की बात लगातार की जा रही थी, परंतु पहले भी कई बार मरीजों के द्वारा शिकायत की गई कि डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं और उनको उस दवाई के मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब महानिदेशक स्वास्थ्य ने बताया कि सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि कोई भी अस्पताल के डॉक्टर किसी भी मरीज के लिए बाहर की दवाई नहीं लिखेंगे। यदि कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए बाकायदा सीएमओ से या सीएमएस को अवगत कराकर विभाग द्वारा दवाई खरीदकर मरीज को दी जाएगी। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कोरोनेशन अस्पताल के डॉक्टर द्वारा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें इस डॉक्टर ने मरीज के पर्चे पर मोहर और साइन किए बगैर दवाइयां बाहर से लिख दी थी। मामला संज्ञान में आने पर उसको नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। हाँ, बाहर चूँकि अभी दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो और बार बार मंत्री जी और सचिव साहब के निर्देश हमने अब पेरी तक पहुंचाए हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई नहीं लिखेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और ज़रूरत होने पर भी वो अपने सीएमएस और पीएमएस को बताएगा। वो दवाई जन औषधि केंद्र से क्रय करके सीएमएस साहब खुद मरीज को अवेलेबल कराएंगे। ये स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं और अभी दवाइयों की फ़िलहाल कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मैम, अभी ऐसे में जो वहाँ पर पीएमएस हैं शिखा जंगपांगी, उनको ये तत्काल बता दिया गया था कि ऐसा पुनरावृत्ति ना हो और जिस भी डॉक्टर ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो इस पर अपना कार्य कर रही है। चमोली के 28 वर्षीय विपिन रावत की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि मामला 23 नवंबर का है। विपिन रावत के साथ कुछ युवकों द्वारा राजधानी देहरादून में मारपीट की गई थी, जिसके बाद विपिन रावत को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। आज इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों व कांग्रेसी नेताओं ने विधायक बद्रीनाथ के साथ अस्पताल में हंगामा काटा और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस हल्के धाराओं में केस दर्ज किया और उन्हें अगले दिन ही जमानत मिल गई। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लगातार हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
इन पर रोक लगाई जाए। वहीं उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को भी हटाने की मांग की है। पहले विपिन रावत के ऊपर आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आके बेसबॉल के बैट से इससे उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते हैं कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोग उनकी गिरफ्तारी हो। सीसी फुटेज, कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। हम तो मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कितनी बलि और चाहते हैं आप, कितनी मौतें और चाहते हैं। मैं 1 महीने से मांग कर रहा हूं कि डीजीपी को हटाएं, कानून व्यवस्था ठीक करें। आतंकवादी यूपी की पुलिस पकड़ती है, अंकिता मरती है, सल्ट में जगदीश मरता है, उसके बाद केदार भंडारी मरता है, पिंकी हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद अंकिता के साथ जो होता है उसमें सबूत मिटाए जाते हैं, वीआईपी को बचाया जाता है और उसके बाद आज हमारा बेटा विपिन रावत भी मर जाता है। आखिर पहाड़ के बच्चों के संग ये सब क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं वहाँ दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, यहाँ प्रदेश चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। आखिर क्या डीजीपी को, वीआईपी को बचाने का इनाम दिया जा रहा है? क्या उसने अंकिता भंडारी के पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग करके सार्वजनिक किया, इसको इनाम दिया जा रहा है? या फॉरेंसिक जांच में जरूरी तथ्य ना जुटा पाए हों, इसके लिए इनाम दिया जा रहा है? आखिर मुख्यमंत्री जी, आप कितनी मौतों का, कितनी शहादतों का इंतज़ार कर रहे हैं? आपसे, आप पहाड़ के रहने वाले हैं, आपने भी गरीबी और किसानी देखी है। आपसे निवेदन है, गाँव के बच्चों की रक्षा करिए, आइए किसी योग्य व्यक्ति को लेकर आइए और इस डीजीपी से हमको निजात दिलाइए, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाइए। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता के हत्यारों को जल्दी फांसी दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आज हरिद्वार कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और मांग रखी कि अंकिता के हत्यारों को जल्द ही फांसी दी जाए और जिस भी वीआईपी का इस मामले में नाम है उसके नाम को जल्द ही सामने लाया जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के हरिद्वार महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि अंकिता भंडारी के केस की सरकार लीपापोती कर इसको बंद करने की ओर ले जा रहे हैं और मांग की कि इस मामले में सब आरोपियों को जल्द ही सजा दी जाए, नहीं तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। और अभी तो सिर्फ चौराहों पर प्रदर्शन कर रही है और अगर जल्दी आरोपियों को सजा नहीं मिली और वीआईपी लोगों का नाम सामने नहीं आया तो कांग्रेस ही बीजेपी सरकार के कार्यालयों और घरों के आगे भी इस तरह ही धरना और विरोध प्रदर्शन करेगी। पुतला दहन प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस नेता राजवीर चौहान ने बताया कि अंकिता हत्याकांड में भाजपा के कई नेता लिप्त हैं और सरकार अपने लोगों को बचाने में सहयोग का काम करके केस को दबाने का काम कर रही है। देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसमें जो लोग लिप्त हैं, ये भी सभी को विदित है कि उसमें भाजपा के नेता लिप्त हैं और भाजपा सरकार पूरी तरह से अपने लोगों को सहयोग करने का काम कर रही है और इस केस को दबाने का काम कर रही है। यहीं तक ही नहीं कि जो उसके खिलाफ सबूत हैं, जो दोषियों के खिलाफ सबूत हैं, उन्हें भी मिटाने का काम लगातार भाजपा सरकार के माध्यम से प्रशासन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर किसी भी तरह से चैन से नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर लड़ने का काम करेगी और उस लड़ाई को लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ भी रही है। लगभग आज 6वां या 7वां हमारा कार्यक्रम है और अभी भी अगर भाजपा सरकार इस केस को नहीं खोलती और दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब नहीं होती तो कांग्रेस को आगे बैठकर मनन करना होगा, सोचना होगा और इससे बड़े से बड़े आंदोलन पर जाना होगा और सड़कों पर उतरकर जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी कांग्रेस संघर्ष करने का काम करेगी। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार के एक रिसोर्ट में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, पूर्व मंत्री का है, उसके पुत्र ने अपनी ही कर्मचारी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें 3 आदमी तुरंत, जिन्होंने स्वीकार किया था कि यह हत्या उनके द्वारा की गई है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु साथियों, आज के सारा केस खुलने के बाद भी आज इस केस की लीपापोती की जा रही है। इस केस को बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। विधानसभा में विधानसभा के एक मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि वो वीआईपी कोई नहीं था, वीआईपी कमरे हर होटल के अंदर होते हैं। शर्म आनी चाहिए, इनके घरों में ही कोई ना कोई अंकिता होगी। जिस तरह से इन्होंने इस हत्याकांड पर मट्टी डालने का काम कर रहे हैं। हम लगभग 10 प्रदर्शन कर चुके हैं और यदि ऐसा किया गया तो हम इन्हें शांत नहीं बैठने देंगे। इस सरकार को
पहले ही उखाड़ के फेंकने का हम कार्य करेंगे। और इनके जहाँ तक हो सकेगा, अभी तो हम यहाँ चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनके कार्यालयों पर, इनके घरों पर, इनके कार्यालयों पर सब जगह प्रदर्शन करेंगे। इनको बताएंगे कि जिस उत्तराखंड की बेटी के साथ संसार उत्तराखंड हुई है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, लगभग 550 घटनाएं अब तक इस वर्ष में महिलाओं के साथ हो चुकी हैं। कितनी शर्म की बात है, एक दिन में 3 घटनाएं लगभग हो रही हैं महिलाओं के साथ में। ये अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है सरकार, महिलाओं पर कितने जुल्म कर रही है। साथियों, हम शांत बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस के महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में इस नारे को हम, जो हमारे राहुल गांधी सोनिया गांधी दिया हुआ है, हम मैदान में हैं और चुप नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का अमूल के लिए बनाई गई कमेटी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी के द्वारा राज्य भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गठित कमेटी जनता से सुझाव लेने का काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। बता दें कि यूसीसी कानून के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो गया था, जिसे एक बार फिर से 27 मई 2023 तक के लिए सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। देखिए, चूँकि इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी, हमारे प्रदेश के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर जहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तमाम प्रकार से जो एकांत पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनको तमाम प्रकार से प्रलोभन देकर, डरा कर, लालच देकर या गुमराह करके उनको तमाम तरह से धर्मांतरित किया जा रहा था, मतांतरित किया जा रहा था। इसलिए हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा और जो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या जिसकी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलितता होगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा और 10 साल का हमने इसमें कारावास का भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है, अब जल्दी ही जो है कानून के रूप में सामने आएगा। ये बहुत ही सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने जन संवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएँ की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर लेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।